नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सैपियंस गुरु। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो सोशल स्टडीज का चैप्टर है, क्लास 10th का। हाउ नेशनलिज्म राइज इन यूरोप। इसमें हम समझेंगे कि कैसे यूरोप में पहले किंग्स और एम्पायर का रूल होता है और धीरे धीरे लोगों के अंदर एक नई फीलिंग डेवलप हुई है, जिसको नेशन की फीलिंग बोलते हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक इमोशनल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी है। आज का टॉपिक हमें बताएगा कि कैसे ऑर्डिनरी लोग सब्जेक्ट से सिटीजन बने और कैसे मॉडर्न नेशन स्टेट के का जन्म हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इस मैजिकल जर्नी को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं एक ब्यूटीफुल ड्रीम की, जिसको यूटोपियन विजन बोलते हैं। यूटोपियन विजन का मतलब होता है कि एक ऐसी परफेक्ट दुनिया इमेजिन करना जहां सब लोग पीसफुली यूनाइटेड होकर रहें। एक ऐसी सोसाइटी जहां कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, यूनिटी हो और सब एक दूसरे को अपना समझे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक ड्रीम था या फिर ये रियलिटी बन सकता था। यूरोप में धीरे धीरे लोगों ने इस ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे अलग अलग लोग एक कॉमन आइडेंटिटी के अंदर आए, इसी प्रोसेस को हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। स्टेट और नेशन में डिफरेंस क्या है। बहुत लोग दोनों को सेम समझते हैं, लेकिन ये अलग कंसेप्ट्स हैं। स्टेट का मतलब होता है एक पॉलिटिकल सिस्टम जो कि गवर्नमेंट, लॉज, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, इन सब से मिलकर बनता है। सिंपल वर्ड्स में स्टेट रूल्स और सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। लेकिन नेशन क्या होता है? नेशन एक इमोशनल फीलिंग्स है। नेशन तब बनता है जब लोग फील करते हैं कि हम सब एक हैं, हमारी आइडेंटिटी शेयर्ड है। तो याद रखिए, स्टेट इज अबाउट रूल्स, नेशन इज अबाउट फीलिंग्स। अगर सिर्फ गवर्नमेंट हो तो वो स्टेट है, लेकिन जब इमोशनल कनेक्शन जुड़ जाए तब नेशन बनता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर नेशन किस बेसिस पर है। यूजुअली कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं, जैसे सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम हिस्ट्री। कई बार रिलीजन भी रोल प्ले करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि नेशन सिर्फ इन चीज़ों से नहीं बनता। बहुत कंट्रीज में मल्टीपल लैंग्वेज और रिलीजन होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग नेशन होता है। तो यहाँ पे एक अर्नस्ट रैनन जी थे, उन्होंने एक सीक्रेट रेसिपी बनाई थी नेशन की, जिसमें उन्होंने बताया था कि अल्टीमेटली नेशन जो है वो एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल यूनिटी है। ये फीलिंग होती है बिलोंगिंगनेस की, कि हम सब एक कलेक्टिव ग्रुप्स का पार्ट हैं। इसी वजह से नेशन का कंसेप्ट सिर्फ फिजिकल बाउंड्री से नहीं, इमोशनल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। अगला टॉपिक है प्लेबिसाइट। नेशन एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया पर बेस्ड होता है, डेली चॉइस। एक थिंकर ने कहा था कि नेशन एक डेली प्लेबिसाइट है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है वोटिंग या पब्लिक चॉइस। इसका डीपर मीनिंग ये है कि नेशन तब सरवाइव करता है जब लोग रोज चूज करते हैं कि हम साथ रहने चाहते हैं। नेशन फोर्स से नहीं चल सकता। नेशन तभी स्ट्रांग होता है जब सिटीजन्स विलिंगली चूज करें कि हम यूनाइटेड रहेंगे। तो नेशन सिर्फ पास्ट का इनहेरिटेंस नहीं है, बल्कि प्रेजेंट का कॉन्शियस डिसीजन भी है। हर दिन लोग चूज करते हैं हम एक फैमिली की तरह रहेंगे। अगली स्लाइड में हम आते हैं बहुत ही टर्निंग पॉइंट पे, 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वो इवेंट था जिसने यूरोप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले किंग्स
एब्सोल्यूट पावर रखते थे। मोनार्क जो चाहे डिसीजन ले सकता था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इस सिस्टम चैलेंज किया। लोगों ने डिमांड की पावर किंग के पास नहीं, पीपुल के पास होनी चाहिए। यहीं से सोवरेनिटी शिफ्ट हुई मोनार्की से सिटीजन की तरफ। ये रेवोल्यूशन एक स्पार्क था जिसने पूरे यूरोप में नेशनलिज्म का बीज बो दिया। यहीं से मॉडर्न पॉलिटिक्स का जन्म स्टार्ट हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने समझा कि अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना है तो सबको यूनाइटेड फील करवाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ टूल्स यूज किए यूनिटी क्रिएट करने के लिए, जैसे कॉमन लॉज बनाए गए ताकि सब पर सेम रूल्स लागू हो। कॉमन लैंग्वेज प्रमोट की गई ताकि कम्युनिकेशन इजी हो। वेट एंड मेजर स्टैंडर्डाइज किए गए ताकि ट्रेड और डेली लाइफ यूनिफॉर्म हो। ये सब छोटी छोटी रिफॉर्म्स लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने लोगों में कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप की। सबको फील होने लगा कि हम एक ही सिस्टम के पार्ट हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि लोग सब्जेक्ट से सिटीजन बन गए। पहले लोग किंग के सब्जेक्ट्स थे, मतलब रूलर के नीचे डिपेंडेंट। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद कहा गया अब तुम सिटीजन्स हो। सिटीजन्स का मतलब होता है इक्वल मेंबर्स ऑफ द नेशन। अब किंग के स्लेव नहीं, बल्कि नेशन के रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट। ला पैट्री का आइडिया आया, फादरलैंड यानी नेशन हमारा घर है, और ली सिटीजन का मतलब है हर व्यक्ति इक्वल है। यही कंसेप्ट मॉडर्न डेमोक्रेसी के फाउंडेशन बना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज सिर्फ फ्रांस तक लिमिटेड नहीं रहे, ये आइडियाज पूरे यूरोप में स्प्रेड होने लगे। बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, हर जगह नेशनलिज्म का इन्फ्लुएंस पहुंचने लगा। लोगों का सोचना शुरू किया, अगर फ्रांस में पीपल राइट्स मांग सकते हैं तो हम क्यों नहीं। फ्रीडम, इक्वालिटी और नेशन के आइडियाज रैपिडली स्प्रेड होने लगे। इस तरह एक रेवोल्यूशन धीरे धीरे पूरे कॉन्टिनेंट को इन्फ्लुएंस करने लगा। यूरोप एक न्यू पॉलिटिकल एज में एंटर कर रहा था। बात करते हैं जैकोबियन क्लब्स का। ये एजुकेटेड लोगों का ग्रुप्स था जो फ्रीडम और रेवोल्यूशन के आइडियाज डिस्कस करते थे। ये लोग सीक्रेटली या ओपनली बैठकर नई पॉलिटिकल आइडियाज स्प्रेड करते थे। इनका काम था लोगों के माइंड्स प्रिपेयर करना फॉर रेवोल्यूशन। ये अवेयरनेस फैलाते थे कि फ्रीडम और इक्वालिटी जरूरी है। इन्होंने पब्लिक ओपिनियन शेप किया। तो डायरेक्ट वॉर या वायलेंस से पहले आइडियाज का वॉर हुआ, और जैकोबिन क्लब्स उस वॉर के सोल्जर्स थे। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये आया कि लोग फ्रीडम के आइडियाज को थोड़ा पसंद करते थे, लेकिन फ्रेंच कंट्रोल को पसंद नहीं करते थे। जब फ्रेंच दूसरे एरियाज को कॉन्केयर करता था और बोलता था कि हम फ्रीडम ले रहे हैं, तो लोकल पीपल को लगता था कि ये फ्रीडम नहीं, नया डोमिनेशन है। मतलब आइडियाज अच्छे थे, बट फॉरेन रूल्स एक्सेप्टेबल नहीं था। यहाँ से नेशनलिज्म और स्ट्रॉन्गर हुआ। लोग बोले हम फ्रीडम चाहते हैं, बट अपनी गवर्नमेंट के अंदर। अब स्टोरी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्टे की। नेपोलियन एक पावरफुल मिलिट्री लीडर था जिसने यूरोप के बड़े पार्ट्स कॉन्क्योर किए। उसने रेवोल्यूशनरी आइडिया स्प्रेड किए, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन साथ ही उसने स्ट्रिक्ट कंट्रोल भी रखा। मतलब वो रिफॉर्म्स भी लाया और डिक्टेटरशिप भी। इसलिए नेपोलियन एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, हीरो भी और रूलर भी। नेपोलियन के अंडर लोगों को इक्वालिटी अंडर लॉ मिली, फ्यूडल प्रिविलेजेस हटाए गए, लीगल रिफॉर्म्स आए, लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम कम हो गई। सेंसरशिप थी, फोर्स आर्मी रिक्रूटमेंट था, मतलब राइट्स मिले बट लिबर्टी लिमिटेड है। तो लोगों ने महसूस किया सिर्फ रिफॉर्म्स इनफ नहीं है, ट्रू फ्रीडम भी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन का फोकस था फ्रीडम प्लस पीपल पावर। नेपोलियन का फोकस था रिफॉर्म प्लस कंट्रोल। रेवोल्यूशन कह रहा था जनता सुप्रीम है, नेपोलियन कह रहा था लीडर सुप्रीम है।
यही बेसिक कॉन्ट्रास्ट है। दोनों चेंज लाए पर उनका स्पिरिट अलग था। तो ओवरऑल बिग पिक्चर क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एब्सोल्यूट मोनार्की को चैलेंज किया, आइडियाज पूरे यूरोप में फैले, नेशनलिज्म डेवलप हुआ और धीरे धीरे मॉडर्न नेशन स्टेट का जन्म हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेशन सिर्फ मैप पर बनी बाउंड्री नहीं होती। नेशन एक शेयर्ड फीलिंग है, एक इमोशनल कनेक्शन है, एक डेली कमिटमेंट है साथ खड़े रहने की। यही मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन बनी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अब हम इसके बाद एक और इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। डिफरेंस समझिए। फ्रेंच